रूस और यूक्रेन की जंग अब एक ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। रूस ने अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील की है और उसने अब निशाना बनाया है यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव को और वहाँ पर क़यामत ढा दी है और एक ही रात में वो तमाम बदले ले लिए हैं जो बहुत अरसे से यूक्रेन की फ़ौज मॉस्को पे हमला करके कर रही थी और कुछ और इलाक़ों पे कर रही थी, तनसीबात पे हमला कर रही थी। रूस ने एक साथ ही तमाम बदले चुका दिए हैं। एक ही रात में यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में क़यामत ढा दी है। न सिर्फ रिहायशी इलाकों को निशाना भी बनाया गया है उसमें, बल्कि फ़ौजी तनसीबात को उड़ा दिया गया है, ड्रोन की फैसिलिटीज़ को उड़ा दिया गया है और बहुत सारे ऑयल स्ट्रक्चर और एनर्जी स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। रूस ने एक बहुत बड़ा हमला किया है जिसे अभी रीसेंट तारीख़ का सबसे बड़ा हमला जो यूक्रेन पर किया गया है वो करार दिया जा रहा है और एक ही रात में तकरीबन 500 ड्रोन गिराए गए हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और उसके इतराफ़ के कुछ इलाक़ों में और ये बहुत बड़ा हमला था। हर तरफ तबाही मच गई। इसी के साथ साथ 74 बैलिस्टिक मिसाइल भी उस तरफ फायर किए गए और ये जब बैलिस्टिक मिसाइल आकर गिरे हैं मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स पे तो वहाँ पर तबाही मच गई है। ये वो मकामात थे जो दरअसल फ़ौजी मकामात थे, फ़ौजी अड्डे थे, बहुत सारे फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया गया। इसी के साथ साथ जो यूक्रेन की आर्मी की सप्लाई लाइन है उस पर बहुत बड़ा हमला किया गया। इसी तरह जो ऑयल और एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ही ताक कर निशाना बनाया गया है और दरअसल ये बदला इसलिए लिया गया है कि यूक्रेन भी रूस के एनर्जी और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बुरी तरह निशाना बना रहा है, उसकी ऑयल रिफाइनरीज़ को हिट कर रहा है और इस हद तक कि अगर मैं आपको बताऊं कि उसकी तकरीबन 50 के करीब ऑयल रिफाइनरीज़ को बहुत बुरी तरह से निशाना बनाकर वहाँ पर तबाही फैलाई गई है और जब ये तबाही फैलाई गई है तो वहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं रशिया की। इसी के साथ साथ रशिया के अंदर बहुत बड़ा तेल का बहरान आ गया है। वहाँ पेट्रोल के लिए कई किलोमीटर तवील कतारें लग रही हैं, लोग परेशान हैं और अब जो रूस की हुकूमत है ख़ुद व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो यूक्रेन को कोई एक ही दफ़ा कोई इतना बड़ा जवाब दे दें जिससे यूक्रेन की तरफ से आने वाला हर ख़तरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, टल जाए। और अगर उसकी बैक पे नेटो खड़ा है, अमेरिका खड़ा है और उसको शह दे रहा है और कह रहा है यूक्रेन को और ज़ेलेंस्की को कि तुम रूस को नुकसान पहुँचाओ, तो एक ही दफ़ा ऐसा कोई कारोबार किया जाए जिससे यूक्रेन भी खामोश हो जाए और उसकी बाज़ गश्त यूरोप में इस शिद्दत से सुनाई दे कि उसके बाद यूरोप में कोई ये हिम्मत ना कर सके कि वो रूस की तरफ आँख उठाकर देख सके या उसकी तरफ बढ़ सके। अब मामला ये है कि मॉस्को ने एक बहुत ही तगड़ा जवाब दिया। एक ही रात के अंदर जब 500 ड्रोन फायर किए गए तो उनको बहुत ही एहतियात के साथ उन्हीं जगहों पे मारा गया जिन जगहों पे ऑयल और एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर था। इसी तरह फ़ौज को भी यूक्रेन की बहुत ही बुरी तरह निशाना बनाया गया। अब मामला ये था कि यूक्रेन ने सब सारी हदें तोड़ते हुए कुछ दिन पहले मॉस्को पे एक बहुत बड़ा हमला किया था और अब तक की जंग में ये होने वाला सबसे बड़ा हमला था और सबसे नुमायाँ भी इसलिए हो गया पूरी दुनिया की हेडलाइंस में क्योंकि मॉस्को पर अब तक कोई हमला इस तरह का प्लान करके नहीं किया गया था और एक ही दिन में और एक ही रात में यूक्रेन ने इतना बड़ा कोई अटैक प्लान करके रशिया पे नहीं किया था। लेकिन रशिया में जब उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर हमला करने के बाद, फ़ौज पर हमला करने के बाद, उनकी सप्लाई लाइन पर हमला करने के बाद, ऑयल और एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर, फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने के बाद जब मॉस्को को निशाना बनाया तो तमाम अलार्म बज उठे, लोग भागना शुरू हो गए, अफरा तफरी का आलम हो गया। ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि किसी तरह से भी यूक्रेन मॉस्को को निशाना बना देगा, दारुल हुकूमत को निशाना बना देगा और वहाँ पर तबाही की एक बहुत बड़ी और भयानक तारीख़ और दास्तान रकम कर देगा। अब मामला ये हुआ कि मॉस्को में इस कदर बमबारी की गई, इस कदर ड्रोन फायर किए गए, इस कदर मिसाइल फायर किए गए यूक्रेन की जानिब से, दिन में रात का समा हो गया, आसमान पे काले बादल छा गए और उसके बाद कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जब ये बादल जो धुएं के बादल थे इनमें कसीफ मवाद शामिल था, बहुत सी ऑयल रिफाइनरीज से जो तेल जला और उस पर निशाना बनाया गया। तो उसके बाद ये कसीफ मवाद जब नमी के साथ ज़मीन पर आया तो हर तरफ काली बारिश का सा मंज़र पेश कर रहा था। वो जो गाड़ियाँ थीं, छतें थीं, बालकोनियाँ थीं, लोगों के हाथ थे, टिश्यू पेपर थे, हर जगह लोगों ने देखा कि स्याह रंग छा गया और लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए और उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये तो काली बारिश होना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि मॉस्को और उसके अतराफ़ बहुत ही शदीद असरात हैं आलूदगी के, गैर मामूली किस्म की, और बहुत सारा जो इसमें मवाद जला है ऑयल रिफाइनरीज से वो फ़िज़ाओं में फैल चुका है और अब उन्हें सांस लेने में भी मुश्किल पेश आ रही है। इस सारे मामले के बाद मॉस्को ने कहा था कि हम एक बहुत ही तगड़ा और बहुत ही ज़ोरदार जवाब देंगे यूक्रेन को और वो जवाब हम अपने मर्ज़ी के वक्त पर देंगे और अपनी पसंद की
की जगह पर देंगे। और उन्होंने अपनी मर्ज़ी के वक्त पे कुछ दिनों के बाद इसको प्लान करके एक ही रात में यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और उसके अतराफ़ के इलाकों में क़यामत ढा दी। ड्रोन्स हर तरफ से आ रहे थे, हर तरफ से तबाही फैला रहे थे। एक जगह आकर मुख्तलिफ ड्रोन्स टकरा रहे थे और जिन फ़ौजी तनसीबात की अहमियत सबसे ज़्यादा थी वहाँ पर सबसे बड़े बैलिस्टिक मिज़ाइल आकर गिरे, सबसे ज़्यादा ड्रोन आकर गिरे। और उससे अंदाज़ा ये हुआ कि यूक्रेन की जो फ़ौज है उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अब ये सारे मामलात जो हैं वो बढ़ रहे हैं एक तीसरी आलमी जंग की तरफ, क्योंकि यूक्रेन की पुष्ट पर बैठा है यूरोप, नेटो, और वहाँ पे अमेरिका भी उसको सपोर्ट कर रहा है, माली तौर पे भी सपोर्ट कर रहा है और अस्करी तौर पे भी सपोर्ट कर रहा है। और इस हद तक ज़ेलेंस्की यूक्रेन की फ़ौज को मजबूत देखना चाहता है कि अब वो उसे अंदाज़ा हो गया है कि रूस के साथ जो जंग है वो बहुत तवील चल सकती है। और इसका मतलब ये है कि उसको पैट्रियट मिसाइल्स और दीगर दिफाई सामान अपने मुल्क में ही तैयार करना होगा, और इसके लिए वो अमेरिका से इजाज़त भी मांग रहा है। और अब तक जो जंगी अखराजात हैं वो बेइंतहा बढ़ चुके हैं। अरबों डॉलर का जो यूक्रेन को लॉस हो चुका है, और यूक्रेन इस वक्त भी तकरीबन 7 अरब यूरो के करीब मांग रहा है यूरोप से, ताकि वो फौरी तौर पे अपनी फ़ौज को सपोर्ट दे सके और बहुत सारा जंग में जो उसका असलहा फूंक चुका है वो उसको दोबारा हासिल कर सके और रूस पे ताज़ा दम होकर फिर हमले शुरू कर सके। अब यूरोप के साथ जंग छिड़ने के बहुत करीब है, और यूरोप के साथ जंग छिड़ने का मतलब ये है कि उसमें यूरोपीय ममालिक नेटो के साथ आएंगे और अपना असलहा लेकर आएंगे, मजमूई तौर पे इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे होकर आएंगे और रूस से मुकाबला करने की कोशिश करेंगे, और उनकी पुष्ट पर अमेरिका भी होगा। इसका मतलब ये है कि बहुत ही बड़ी जो ताकतें हैं अस्करी वो एक साथ रूस पर हमलावर हो सकती हैं, बेलारूस पे हमलावर हो सकती हैं जो उसका पड़ोसी है, और उसके साथ मिलकर मुख्तलिफ यूक्रेन पर हमले कर सकता है। और इसी के साथ साथ अगर रूस ने कोई यूरोप पे बहुत बड़ा हमला प्लान किया तो वो बेलारूस के ज़रिए भी हो सकता है। और अब ये खबरें आ रही हैं कि रूस पोलैंड पे भी हमला कर सकता है, और पोलैंड पर हमला करके वो यही कोशिश करना चाहता है और यही दुनिया को दिखाना चाहता है कि हमने पोलैंड पर हमला किया है। इसका मतलब ये है कि अब नेटो फैसला कर ले कि वो यूक्रेन की पुष्ट पर खड़ा है कि नहीं, और अगर यूक्रेन की इसी तरह मदद जारी रही तो वो आगे बढ़ते रहेंगे और हाइब्रिड हमले करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते यूरोप तक पहुंच जाएंगे। और इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी जंग की तैयारियां रूस कर रहा है और उसको करनी पड़ रही हैं। इसीलिए रूस ने कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की जो फ़ौजी मशक़ें की, और वो एटमी फ़ौजी मशक़ें थीं। इसमें 64,000 से ज़्यादा फ़ौजी थे, 8,000 से ज़्यादा इक्विपमेंट इस्तेमाल किया गया, मुख्तलिफ़ किस्म के दिफाई निज़ाम चलाकर देखे गए, बहुत सारी सबमरीन्स भी इसमें शामिल थी, फ़ौज भी इसमें शामिल थी, और बहुत सारे मिसाइल पहली बार वो सामने निकाल कर लाया और उसने दिखाया कि वो हज़ारों किलोमीटर दूर कायम ममालिक को भी निशाना बना सकता है, और उसके निशाने पर तकरीबन पूरी दुनिया है। और इसका मतलब ये है कि अगर रूस के साथ कोई बहुत बड़ा मिसएडवेंचर करने की यूरोप नेटो की पुश पे कोशिश करता है तो इसका मतलब ये है कि रूस उन सब ममालिक को से एक साथ निमट सकता है और उन पर एक एक करके क़यामत ढा देगा, और जहाँ से देखेगा कि उसकी तरफ ख़तरा बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है उसको मिटा देगा। और इसका मतलब ये है कि जो नेटो ममालिक हैं वो अब फैसला कर लें कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, और मज़ीद रूस के साथ उनको जंग करनी है या नहीं करनी। लेकिन मामला ये है कि यूक्रेन अपनी फ़ौजी हिकमत अमलियाँ मुसलसल तब्दील कर रहा है और रूस की फ़ौज को मुख्तलिफ़ महाज़ों पर बहुत ही कारी वार उस पर कर रहा है, और जहाँ वो ज़रूरत महसूस करता है फ़ौज को निशाना बनाता है, फ़ौज की सप्लाई लाइन को ख़ास तौर पर निशाना बनाता है। एक एक फ़ौजी को एक एक ड्रोन के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है, और ड्रोन ऑपरेटर्स जो हैं वो बहुत ही खौफनाक खेल यूक्रेन के जो ड्रोन ऑपरेटर्स हैं वो खेल रहे हैं, और उनकी जो दस्तरस में अब वो इलाके भी आ गए हैं जहाँ पर ख़ुद को रशिया के फ़ौजी महफूज समझते थे। तो महाज़ जंग फैलता जा रहा है, और अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि रूस बहुत ही कई एक फ्रंट्स पे जाकर अब जवाब देना शुरू करेगा। उसके हमले बहुत ही ख़तरनाक हद तक बढ़ चुके हैं, दोनों तरफ से हमले बढ़ चुके हैं, और रूस अब यूक्रेन को जो जवाब दे रहा है वो उनके दारुल हुकूमत के अंदर घुस कर दे रहा है, एक ही रात में तमाम हिसाब चुका रहा है। और इसका मतलब साफ़ यूरोप को पैगाम देना है, नेटो को पैगाम देना है और अमेरिका को पैगाम देना है कि तय कर लें, अगर आप यूक्रेन की पुष्ट पर इसी तरह खड़े रहे तो हम पहले यूक्रेन को उड़ाएंगे, उसके बाद पोलैंड को उड़ाएंगे, और उसके बाद हम यूरोप में दाखिल हो जाएंगे और बहुत दूर से बैठकर भी यूरोप को निशाना बनाएंगे, और एक क़यामत है जो यूरोप पे बीत जाएगी, और उसके बाद हम अमेरिका को भी निशाने पर रख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।